दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट, जो आगामी टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 10। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। ऑप्शन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला और सत्र न्यायालय में या उपर्युक्त सभी में। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में करता है। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। और दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज जो होते हैं, ये केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जा सकते हैं। वहीं उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो सही उत्तर है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था केवल सर्वोच्च न्यायालय में करता है। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन देखिए, भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा या संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो उत्तर है दोस्तों, किसी भी राज्य का विधान परिषद संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अनुसार संसद संबंधित राज्य विधानसभा की सिफारिश पर उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना या विघटन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया हो। तो उत्तर है, किसी भी राज्य का विधान परिषद संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। तो उत्तर है दोस्तों, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये अवधि अधिकतम 6 माह की है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 62(2) में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के बाद यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है और ये अधिकतम समयावधि है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 20वीं सदी के प्रथम दशक में दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स का व्यवस्थित अध्ययन किया है। देखिए, डेविड ट्रूमैन, आर्थर बेंटले, डुअर्जर और ला पालम्बोरा। दोस्तों दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स के व्यवस्थित अध्ययन का जो श्रेय है आर्थर बेंटले को जाता है। उनकी पुस्तक का नाम है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स 1908। दोस्तों 1908 में द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ये आर्थर बेंटले की पुस्तक है और इसमें उन्होंने दबाव समूहों का वर्णन किया है। बेंटले का कहना है कि जहां समूहों का पर्याप्त महत्व है वहीं पर सभी का महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा संसदीय सरकार का मुख्य तत्व नहीं है। ऑप्शन है सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित अवधि, नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष
या कार्यपालिका और विधायिका का सम्मिश्रण? तो सही उत्तर है संसदीय सरकार का प्रमुख तत्व निश्चित अवधि नहीं है। दोस्तों निश्चित अवधि जो है संसदीय सरकार का मुख्य तत्व नहीं है, क्योंकि निश्चित अवधि जो है ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। संसदीय सरकार में शासन की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। भारत में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में राजा या महारानी नाम मात्र के राज्याध्यक्ष होते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था के मुख्य तत्व देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व, नाम मात्र का राज्याध्यक्ष और कार्यपालिका और विधायिका का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार परिवार एक स्वाभाविक संस्था है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स या कौटिल्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लेटो, अरस्तु। देखिए, अरस्तु के अनुसार दोस्तों परिवार एक स्वाभाविक संस्था है और अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत परिवार को बहुत महत्व दिया। प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग को परिवार से वंचित किया, वहीं अरस्तु के अनुसार परिवार सामाजिक जीवन की पहली और महत्वपूर्ण इकाई है। तो याद कर लीजिए, परिवार एक स्वाभाविक संस्था है और परिवार से ग्राम और उसके समूहों का विकास होते होते धीरे धीरे राज्यों का विकास हुआ है, ऐसा अरस्तु का मानना है। तो परिवार को स्वाभाविक संस्था मानने वाला विचारक अरस्तु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है प्लेटो, मार्क्स, एडम स्मिथ और लेनिन। तो सही उत्तर है एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ के अनुसार राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और एडम स्मिथ स्वतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था के समर्थक थे। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप या व्यक्तिवाद जो है ये एडम स्मिथ की देन है और हस्तक्षेप यानी लेसेज फेयर, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दें या उस पर कोई किसी प्रकार का कोई दबाव न रहे, तो ये एडम स्मिथ की विचारधारा है। दोस्तों एडम स्मिथ को व्यक्तिवाद का जनक और एक तरह से देखा जाए तो इसे अर्थशास्त्र का भी जनक कहा जाता है और इसकी पुस्तक जो है अर्थशास्त्र पर द वेल्थ ऑफ नेशंस है। और एडम स्मिथ का कहना है कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उसके आविर्भाव के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए पुस्तकें हैं द प्रिंस, लेवायथन, ऑन लिबर्टी और ए थियरी ऑफ जस्टिस। द प्रिंस मैकियावेली की रचना है, लेवायथन हॉब्स की रचना है, ऑन लिबर्टी J.S. मिल की रचना है और ए थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है। देखिए द प्रिंस का प्रकाशन आपका 1532 में हुआ था। लेवायथन आप जानते हैं 1651 की कृति है, हॉब्स द्वारा लिखित। ऑन लिबर्टी 1859 में J.S. मिल द्वारा लिखी गई थी और ए थियरी ऑफ जस्टिस 1971 की कृति है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी धाराएं और अनुसूचियां हैं? तो उत्तर है वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के प्रारंभ में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों कई संविधान संशोधन या 4 संविधान संशोधनों के द्वारा जो है क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो वर्तमान में संविधान में 395 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। तो सही उत्तर है दोस्तों केरल में। देखिए केरल विधान परिषद वाला राज्य नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद की व्यवस्था है। दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर देखिए वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। केरल में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश
लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश से लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सदस्य हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48 और राजस्थान में 25 हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है मिल, रूसो, थॉमस हेयर या फिर लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक भाग होता है और इसके प्रतिपादक थॉमस हेयर हैं। दोस्तों इस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत मतदाता के द्वारा केवल एक मत प्रदान किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग वह वरीयता के रूप में करता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर सिस्टम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है नॉर्मन डी पामर, रॉबर्ट डेहल, मार्गेनथाउ या कौटिल्य। तो सही उत्तर है राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, एच.जे. मार्गेनथाउ का कथन है। दोस्तों मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक हैं और उनके अनुसार शक्ति राजनीति का पर्याय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक कौन था? ऑप्शन है हाब्स, लॉक, रूसो और गार्नर। तो सही उत्तर है लॉक। दोस्तों जॉन लॉक को उदारवाद का जनक और सीमित संप्रभुता सिद्धांत का जनक माना जाता है। लॉक का मानना है कि व्यक्ति पर राज्य का नियंत्रण व्यक्तियों की सहमति के बाद ही संभव है। इस तरह से लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार मिलता है। दोस्तों हाब्स जो है ये असीमित संप्रभुता का समर्थक है, वहीं लॉक सीमित संप्रभुता या संवैधानिक शासन के सिद्धांत का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक कौन है? ऑप्शन है टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, जे.एस. मिल या एच.जे. लास्की। तो सही उत्तर है दोस्तों टी.एच. ग्रीन। थॉमस हिल ग्रीन को सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा से संबंधित किया जाता है। बार्कर ने ग्रीन के विचारों को परिभाषित किया है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, और ग्रीन ने सबसे पहले सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद 231 में इसकी व्यवस्था है। यानी एक राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद 231 में वर्णित है। कतिपय मामलों में उच्च न्यायालय में हस्तांतरण, ये अनुच्छेद 228 में है। इसके अलावा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 233 में है और उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय 229 अनुच्छेद 229 में वर्णित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? देखिए, अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार कार्य करना, अत्यधिक दान देना, सत्य बोलना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्लेटो के अनुसार न्याय जो है अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार कार्य करना है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का विश्लेषण करते हुए कहा था कि समाज में न्याय की उपलब्धि तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक घटक अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार आचरण करे। अपने निश्चित स्थान पर अपने कर्तव्यों को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, और प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति वही कार्य करे जिसमें वह सर्वाधिक कुशल हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन और पॉलिटिक्स। तो सही उत्तर है पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु द्वारा लिखी गई है, प्लेटो के द्वारा नहीं। लेकिन प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन ये कृतियाँ प्लेटो द्वारा लिखी गई हैं। पॉलिटिक्स की रचना अरस्तु के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? सुधारात्मक सिद्धांत, निवित्रात्मक सिद्धांत, प्रतिफलात्मक सिद्धांत और शैक्षणिक सिद्धांत। तो आपको बताना है कि ग्रीन ने दोस्तों दंड के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सही उत्तर है
देखिए सही उत्तर है ऑप्शन बी, निवृत्तात्मक सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ग्रीन मुख्य रूप से दंड के निवृत्तात्मक सिद्धांत का समर्थन करता है और इसको प्रतिरोधात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें ये माना जाता है कि दंडित व्यक्ति उसी प्रकार के अपराध का विचार रखने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष एक उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सके और अन्य व्यक्ति वैसा अपराध करने का विचार त्याग दें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओम्बुड्समैन या जिसको जनहित रक्षक कहा जाता है, इसकी अवधारणा का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, फिनलैंड में, स्वीडन में, नॉर्वे में या फिर इंग्लैंड में। तो सही उत्तर है दोस्तों, ओम्बुड्समैन की संस्था सबसे पहले स्वीडन में 1809 में इसका उदय हुआ था। देखिए सबसे पहले स्वीडन में 1809 में ओम्बुड्समैन की अवधारणा का प्रारंभ हुआ और उसके बाद डेनमार्क और फिनलैंड में इसे अपनाया गया था। तो सही उत्तर है ओम्बुड्समैन या ओम्बुड्समैन के भारतीय प्रतिमान को दोस्तों भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत स्कैंडिनेवियन देश स्वीडन में सबसे पहले 1809 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 243 क। अनुच्छेद 243 ए या क दोस्तों, इसके अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। तो सही उत्तर है जो अनुच्छेद 243 ए या क के अंतर्गत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है 1945, 1946, 1947 या 1948। तो सही उत्तर है यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। दोस्तों यूनेस्को, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। ये शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा नीति निदेशक तत्व है? प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता या फिर समान नागरिक संहिता? तो दोस्तों समान नागरिक संहिता ये नीति निदेशक तत्व है और नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक जो मौलिक कर्तव्य था, एक दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 42 द्वारा जोड़ी गई थी। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं इनका प्रावधान संविधान में आयरलैंड के संविधान से किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता, देखिए प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता ये आपके मूल अधिकारों में शामिल हैं, जबकि समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और संविधान में तो पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में, याद रखिए सन 2002 में कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अवसर को जोड़ा गया और इस आधार पर मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या अब 11 हो गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज संविधान के किस अनुसूची के या किस सूची के अंतर्गत आता है? संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची? तो सही उत्तर है पंचायती राज संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप जानते हैं भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभिन्न शक्तियों का वितरण किया गया है कि केंद्र और राज्य दोनों किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे। तो उस आधार पर देखा जाए तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और पंचायतों की रचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है? उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद, सामुदायिकतावाद या श्रमिक संघवाद? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, श्रमिक संघवाद।
श्रमिक संघवाद उदारवाद की धारा नहीं है। उदारवाद का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और उदारवादी विचारधारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद और सामुदायिकतावाद उदारवाद की प्रमुख धाराएं मानी जाती हैं, लेकिन श्रमिक संघवाद उदारवाद की प्रमुख धारा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये कथन किसका है? ऑप्शन है सिकंदर महान, मुसोलिनी, हिटलर या फिर माओ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिटलर। दोस्तों, जर्मनी में नाजीवाद के जनक हिटलर का कथन है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। दोस्तों, नाजीवादी और फांसीवादी विचारधारा जो हैं ये लोकतंत्र और उसके मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं और वे युद्ध और उसके साथ उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की वृद्धि का समर्थन करते हैं। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? एंजेल्स के द्वारा, प्रोधा द्वारा, लेनिन द्वारा या कार्ल मार्क्स द्वारा? तो सही उत्तर है दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या जिसको कि साम्यवादी घोषणा पत्र कहा जाता है, ये कार्ल मार्क्स और इस पुस्तक के लेखन में एंगल्स यानी एंजेल्स का भी सहयोग किया गया था, सहयोग मिला था। लेकिन यहाँ पे सही उत्तर आप लगाइए, कार्ल मार्क्स द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की गई थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुस्तक के लेखन में मार्क्स के मित्र एंगल्स का भी सहयोग रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने लिखा है कि राज्य एक पूर्णतया तर्क शक्ति है? ऑप्शन है ग्रीन, रूसो, हीगल या फिर मार्क्स। तो सही उत्तर है दोस्तों हीगल। हीगल के अनुसार राज्य पूर्णतया एक तर्क शक्ति है और हीगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना और कहा कि राज्य से उच्चतर कोई संगठन नहीं हो सकता है। इसके अलावा हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार भी मानता है। अगला प्रश्न देखिए, गांधीवाद से संबंधित है। गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा क्या है? एक राजनीतिक औजार, एक सामाजिक औजार, विधिक औजार या फिर नैतिक औजार? तो दोस्तों, गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा एक नैतिक औजार है और गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से विरोधी के हृदय परिवर्तन करने का प्रयास किया है और उन्होंने हिंसा का प्रयोग कभी नहीं किया और न ही करने का समर्थन ही किया है। तो सही उत्तर है गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा एक नैतिक औजार है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार, समानता का अधिकार या सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार? तो सही उत्तर है दोस्तों सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार यानी ऑप्शन डी। ये आपका देखिए नागरिक अधिकार नहीं है। वहीं जीवन का अधिकार, भाषण का अधिकार और समानता का अधिकार नागरिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने द्वंद्ववाद या डायलेक्टिकल का जो सिद्धांत है वो किससे लिया है? ऑप्शन है लॉक से, रूसो से, हीगल से या फिर ग्रीन से। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल से ग्रहण किया है और हीगल ने द्वंद्ववाद के मूल में विचार और चेतना यानी आइडिया को माना। वहीं मार्क्स ने मूल तत्व के रूप में पदार्थ या भौतिक पदार्थ को स्वीकार किया है और इस कारण मार्क्स के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं कौन? जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों? तो सही उत्तर है दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो सही उत्तर है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए दोस्तों देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या गोपनीयता। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्षमता नौकरशाही की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों नौकरशाही की विशेषताओं में अस्थायित्व, तटस्थता, क्षमता, गोपनीयता और कार्यकुशलता आती हैं।
नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था और मैक्स वेबर ने नौकरशाही को कानूनी और तार्किक सत्ता माना है जिसमें क्षमता, अस्थायित्व, तटस्थता और गोपनीयता पर बल दिया जाता है। अक्षमता इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता प्रदान करता है और भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 2 भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित हैं। वहीं अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, यानी संघ की नागरिकता अलग और राज्यों की नागरिकता अलग, लेकिन भारत में केवल इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो यहाँ पर देखिए, विधि के समक्ष समता और शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, विधि के समक्ष समता और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये ऐसे मूल अधिकार हैं दोस्तों जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो ऑप्शन बी 2 और 3 आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या अथवा उसके द्वारा नामित या नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो सही उत्तर है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है आपको बताना है, यानी इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका सही नहीं है। देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये सही है क्योंकि संसदीय व्यवस्था में भारत में जो अपनाई गई है वहाँ पे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद भी मंत्री रह सकता है, ये सही नहीं है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, सही है। और राष्ट्रपति का वेतन दूसरी सूची में भी निर्दिष्ट है, तो ये भी आपका सही है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 75(5) में यदि कोई मंत्री जो लगातार 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद भी मंत्री नहीं रह सकता है और उसके लिए उसे सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, स्टेट शब्द। स्टेट का अर्थ राज्य होता है। स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है आपके प्लेटो, मनु, मैकियावेली या फिर अरस्तु ने। तो सही उत्तर है दोस्तों, आधुनिक अर्थों में राज्य या स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले इटली के विचारक निकोलो मैकियावेली द्वारा अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया गया है और मैकियावेली ने द प्रिंस में शासन कला के सिद्धांतों का वर्णन किया है। तो सही उत्तर है, आधुनिक अर्थों में स्टेट या राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बुक है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या फिर जिसको प्रतिनिधि सरकार कहा जाता है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है दोस्तों, प्रतिनिधि सरकार या कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 की कृति है। इसके लेखक J.S. मिल हैं। दोस्तों इस पुस्तक में मिल ने लोकतंत्र के साथ साथ महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जोरदार समर्थन किया है। अगला प्रश्न आपको बताना है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो सही उत्तर है 7वीं अनुसूची। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का वर्णन है और इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑन न्यू डेमोक्रेसी। देखिए, ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसमें हम ऑप्शन नहीं बताएंगे दोस्तों। ऑन न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक ये माओ त्से तुंग की रचना है। माओ या माओ त्से तुंग की रचना है ऑन न्यू डेमोक्रेसी। ये पुस्तक 1940 में प्रकाशित हुई थी और चीन में साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने का श्रेय माओ को जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार किस विचारक का योगदान है। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, सिसरो या फिर मिल। तो सही उत्तर है दोस्तों अरस्तु। देखिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। प्राचीन यूनानी विचारक अरस्तु को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक राज्य का विचार देने का श्रेय दिया जाता है और अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य अपराधों को रोकना मात्र नहीं बल्कि लोगों को नैतिक जीवन का आश्वासन देना है जो उनके जीवन को श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर बनाता है। और आप जानते हैं कि अरस्तु अतिवाद का विरोधी और मध्यम मार्ग का समर्थक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो सही उत्तर है बेरुवारी केस में। दोस्तों देखिए, बेरुवारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। बेरुवारी संघ केस 1960 का था और इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सही उत्तर है R.M. मैकाइवर। दोस्तों मैकाइवर की कृति है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज और मैकाइवर एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे और राजनीति विज्ञान में वह एक सकारात्मक उदारवादी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। आपको बताना है कि ये कथन किसका है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल और इसमें उन्होंने लिखा है कि महात्मा गांधी ने अपने देश की सेवा प्रदान की और वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं देते रहेंगे लेकिन भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। अगला प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य कब बना। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और भारत का ये 22वां राज्य बना था। दोस्तों 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935, संघीय पद्धति, ब्रिटेन का संविधान, ये कानून का शासन या कानून के राज्य से संबंधित है। यूएसए के संविधान में न्यायपालिका के स्वतंत्रता की व्यवस्था है और आयरलैंड का संविधान यहाँ से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2143। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन का अर्थ क्या है। तो डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, इसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन संस्थागत न होकर व्यक्तिगत होना चाहिए। तो उत्तर है दोस्तों व्यवहारवादियों के अनुसार। देखिए व्यवहारवादी विचारक जो हैं वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन संस्थागत न होकर व्यक्तिगत होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति और उसका व्यवहार ही राजनीतिक क्रिया का आधार होता है और व्यक्ति का व्यवहार विधि और कानून की अपेक्षा सामाजिक तथ्यों, भावनाओं आदि से अधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सजीव मूर्ति है, ये कथन किसका है। ऑप्शन है आपके जेम्स प्रथम, मैकियावेली, हाब्स और अरस्तु। तो सही उत्तर है दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक जेम्स प्रथम का कथन था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की सजीव मूर्ति है और उसके अनुसार राजाओं को देवता कहना उचित है क्योंकि वे पृथ्वी पर दैवीय शक्ति की भांति व्यवहार करते हैं।
अगला प्रश्न है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों में कौन शामिल नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, हेराल्ड लासवेल या फिर प्लेटो। तो सही उत्तर है प्लेटो। दोस्तों ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों में नहीं है। प्लेटो आप जानते हैं कि प्लेटो जो है दोस्तों महत्वपूर्ण विचारक है राजनीति विज्ञान का, और ये शुरुआती विचारक माना जाता है, आधुनिक विचारक नहीं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति या अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? तो अस्पृश्यता अनुच्छेद 17। और ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है बहुत ही साधारण सा, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और देखा जाए तो मूल संविधान में नागरिकों के 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर था? तो सही उत्तर है दोस्तों 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। प्रारंभ में इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, लेकिन बाद में वायसराय लॉर्ड बेवेल के कहने पर लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, और दोस्तों मुस्लिम लीग से ही लियाकत अली खां को वित्त मंत्री का प्रभार दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। सी राजगोपालाचारी, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी। दोस्तों जे.बी. कृपलानी भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल जो था वो नवंबर 1946, देखिए नवंबर 1946 से लेकर 1947 तक था। तो सही उत्तर है जे.बी. कृपलानी भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दोस्तों जे.बी. कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है देखिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है? महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। तो इसमें दोस्तों राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति जो है महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति, इनको राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी 1, 2 और 4 राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इनको राज्यपाल द्वारा ही हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया हो। तो देखिए राज्य वित्त आयोग के राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, जबकि महाधिवक्ता, राज्य वित्त आयोग के सदस्य और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग, दोस्तों इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये सन तो याद ही रख लीजिएगा 1964 में, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1964 में की गई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना था और संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, सुबिप्ता कविराज, प्रणव वर्धन और हंजा अलवी। तो सही उत्तर है प्रणव वर्धन। दोस्तों प्रणव वर्धन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं और उनके अनुसार औद्योगिक पूंजीपति, अमीर किसान और सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवर भारत के 3 प्रमुख वर्ग हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? ऑप्शन है मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र या फिर समाजशास्त्र। तो सही उत्तर है दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी। दोस्तों दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय है और राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से ही हुआ है। दर्शन शास्त्र उस विधा का नाम है जो सत्य और ज्ञान के खोज और अन्वेषण का कार्य करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट 10वां प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वीडियो आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन हो उनको अलग से नोट कर लीजिए ताकि एग्जाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।